नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की। तो पहले तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको ये बता दूं कि ये करंट अफेयर्स केवल एमपी के लिए नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में हेल्प करेगा। प्लस दूसरा, इस करंट अफेयर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें केवल आपको वन लाइन फैक्ट में करंट नहीं कराया जाएगा बल्कि डिस्क्रिप्टिव नेचर में सब्जेक्ट को भी कनेक्ट किया जाएगा। जैसे सामने जो प्रश्न दिख रहा है उपराष्ट्रपति वाला, या जस्ट अगर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखें जो हाई कोर्ट वाला भी मुद्दा चल रहा है, इससे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल वे में बात करें तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल इशू, इनमें जो स्टैटिक पोर्शन जिसके लिए हम सब्जेक्टिव बुक्स पढ़ते हैं वो भी करंट अफेयर से तैयार होगा। और उसको करंट अफेयर से कोरिलेट करके कैसे पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हम सोचेंगे लक्ष्मीकांत की पूरी पॉलिटी पढ़ लें, बिल्कुल पॉसिबल तो है नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल न्यूज में हैं, उनको अगर हम तैयार कर लें तो हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का जो है वो उपयोग कीजिए, इसके साथ एक प्लेलिस्ट अटैच है, उसमें आपको पूरे वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे। इतना विश्वास है कि अगर आप ये वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो देख लेंगे तो 50% पेपर आपका, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, 50% पेपर आपका पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है 20 से 25% तक, लेकिन जो सब्जेक्ट का पोर्शन है वो करंट अफेयर्स पे टिका हुआ है 25 से 30% तक, है ना। वो कैसे टिका हुआ है अभी हम आज यहाँ से बात करना शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों में से कौन सा असत्य है। अब पहले तो समझ लीजिए कि प्रश्न हमने लिया क्यों, है ना। तो लिया इसलिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक वर्ड है, 11 तारीख की न्यूज है कि पहली बार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास। पहली बार, यानी ये संसदीय इतिहास में, 72 साल के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। तो निश्चित रूप से हमको आर्टिकल और बाकी चीजों के ऊपर पता होना चाहिए। तो हम पहले तो यहाँ पर देख लें कि क्या प्रश्न हमने लिया है। अब चूंकि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित मुद्दा है तो हमें उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित बुनियादी बातों की जानकारी होना चाहिए। पहला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक पद पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ये बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में देखोगे तो यहाँ एक वर्ड और लिखा हुआ आता है कि जो वहां पर अगर कहा जाए कि जो निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। यहाँ अगर आप ध्यान से, इसलिए मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल खोला, जो है वो यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखो, निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर वर्ड यूज, नॉमिनेट नहीं होंगे। मतलब सोचो कि आप राज्यसभा में 12 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं वो भाग लेंगे, नहीं। बट राज्यसभा वाली स्थिति में उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है उसमें सब मेंबर भाग लेते हैं, सब जितने भी हैं, नॉमिनेटेड हैं चाहे इलेक्टेड हैं, सब। पहला। दूसरा, उपराष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान के संबंध में संविधान की अनुसूची 3 में प्रावधान है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, शेड्यूल 3 के अंदर अगर हम बात करें तो ओथ और एफर्मेशन की बात है, मतलब शपथ और प्रतिज्ञान की बात है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए संविधान के अनुच्छेदों में ही प्रावधान है। उसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं कि आप सोचोगे अनुसूची 3 में जो शपथ की प्रक्रिया दी गई उसके तहत करें यहाँ। तीसरा है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये भी सही है। देखो, राष्ट्रपति को अगर हमको पद से हटाना हो, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए हमें इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा, यानी महाभियोग की प्रक्रिया। और कॉन्स्टिट्यूशन में उस इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को बिल्कुल अलग से जो है अगर कहा जाए लिखा गया, उन्होंने बताया कि भाई उसको जो है वो यहाँ पर कैसे उसको हटाएंगे। तो 61 में प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की पूरी प्रक्रिया वर्णित है। बट अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो उसके लिए कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, केवल एक रेजोल्यूशन राज्यसभा लाए और लोकसभा उस पर अपनी सहमति दे दे कि हाँ भैया ठीक है हम एग्री कर रहे हैं, तो उसको पद से हटाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है अगर कहा जाए सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, ये भी बिल्कुल सही है कि वो पदेन रूप से सभापति के पद के ऊपर जो है वो रहता है। अब प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रश्न में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, तो दो आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन के याद रखना, एक याद रखना है आर्टिकल 67B, मोस्ट आईएमपी है, और दूसरा याद रखना है 92। ये दोनों आपको याद रखना है। 60 मैं यहाँ दिखा भी रहा हूँ,
जब हम 67 बी पर जाते हैं, तो पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि उपराष्ट्रपति के लिए कोई अलग से नहीं, उसकी जो ये पदावधि है यानी टर्म ऑफ ऑफिस, उसी में ये बात लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, पहला रिजोल्यूशन से। और इसमें जो अगर कहा जाए, नीचे जो वर्ड लिखा वो याद रखना है, जिसमें लोकसभा सहमत है, यानी इसमें लोकसभा जो है अगर कहा जाए कि हाँ भैया हम एग्री कर रहे हैं कि आप हटाए, ये एक आपको याद रखना पहला। यानी 67 बी में उसको पद से हटाने की जो रीति है वो एक सिंपल रेजोल्यूशन के द्वारा है, और इस रेजोल्यूशन को एग्री करे, यहाँ पर अगर कहा जाए लोकसभा, यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ ये आ सकता है आपको 67 क्लॉज बी। दूसरा, नीचे जाए, एक और आर्टिकल है जो उपराष्ट्रपति के संबंध में है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद केवल हमने क्यों लाए। इसलिए लाए थे कि भाई अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो चूंकि हमारे देश का जो संविधान है उसके अनुसार हमारा राष्ट्र राष्ट्रपति के नाम से चलेगा। आपने कभी अपना पासपोर्ट देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है कि मैं भारत का राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति के नाम से आपकी आइडेंटिटी है दुनिया में। आप कभी देखिएगा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से आपको वो पासपोर्ट जारी हुआ है, उस पर लिखा रहता है भारत के। कभी जिनके पास पासपोर्ट हो वो तो देख सकते हैं इसको, जिनके पास नहीं हो वो किसी दूसरे का देख सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति का पद तो हम एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ सकते ना। तो राष्ट्रपति बीमार हैं या अपने पद पर नहीं है या उनकी मृत्यु हो गई, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का काम है, एक के दुख के मौके आते हैं कभी, तो उसको हमने उपराष्ट्रपति के पद को कह दिया कि भाई आप राज्यसभा से जोड़ दिया उसको, तो राज्यसभा में एज ए चेयरमैन वो रोल प्ले करता है। और यही रीजन है कि उपराष्ट्रपति की सैलरी अलाउंस उसको राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते। तो अब ये वाला आर्टिकल जो है 92 भी याद रखना कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब उसका पीठासीन ना होना, यानी वो प्रिसाइडिंग नहीं होगा। तो सभापति कौन हो गया? उपराष्ट्रपति हो गया। तो लिखा है कि राज्यसभा की किसी भी बैठक में जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने के लिए कोई संकल्प है, तब उप सभापति की उपस्थिति रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। यानी अगर जिस समय तक वो अगर कहा जाए कि उसके ऊपर कोई प्रक्रिया चल रही है, तब तक अगर कहा जाए कि वो उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम नहीं कर सकते। ये दोनों आर्टिकल, ये कभी जीवन में नहीं आता आर्टिकल। आप सोचो कि मैं इतने साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाते ही नहीं कभी 92 आर्टिकल। मैं सोचता इसकी कोई महत्वता नहीं, क्यों हम कितने आर्टिकल याद करेंगे, 395 थोड़ी कर लेंगे आर्टिकल याद। बट चूंकि अब ये न्यूज में आ गया कि आर्टिकल 67 बी, ये न्यूज में आ गया, 92 ये न्यूज में आ गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको बन सकते हैं, ये आपको जो है वो याद रखना है। तो दिख रहा होगा 67 बी और 92 में इसका प्रावधान है। और बाकी तो मालूम ही है कि राज्यसभा के लिए कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो ये वैसे अविश्वास प्रस्ताव पास ही नहीं हो सकता। उसका कारण है कि 14 दिन का इसमें समय चाहिए, और जो शीतकालीन सत्र है वो 20 तारीख को भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज 16 हो ही गई है, तो उस हिसाब से 14 डेज बन ही नहीं रहे हैं। तो मतलब कहा जाए कि मतलब अधर वाली बात है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हमारे लिए तैयार हो गया। ये पहला पॉलिटी का क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन के लिए हम, जैसे अगर कहा जाए यहाँ जाए, एक सेकेंड, ये वाला। तो दूसरे जो अगर कहा जाए क्वेश्चन पे जाएं, संविधान के अनुच्छेद 217 एक खा के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाए जाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्णित उसी रीति का प्रयोग किया जाएगा जिसके तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। मतलब हाई कोर्ट के जो जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, चाहे हाई कोर्ट का कोई अदर जज हो, अगर आपको उसके खिलाफ कोई प्रक्रिया लाना है, जस्ट लाइक इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया, उसमें महाभियोग जैसी, बस महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं हुआ, अगर लाना है तो आप वही प्रोसेस यूज करोगे जो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या चीफ जस्टिस को हटाने के लिए, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है। ये क्यों है? अभी आपको मालूम ही होगा कि हाई कोर्ट के एक जज का जो है वो मुद्दा कितना गरमाया है। अभी यहाँ पर आप सिंपल अगर जो है वो एक सिंपल कीवर्ड टाइप कर लें, तो आपको समझ पड़ेगा। हाई कोर्ट जज को पद से हटाया जाना, अगर सिंपल कीवर्ड टाइप है, मतलब आपको एक, मतलब ये चीज समझ पड़ेगी कि हाल फिलहाल में अगर कहा जाए कि, एक सेकंड रुकिएगा ना, मैं यहाँ, तो अभी आपको 3 दिन पुराना खबर दिख रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। क्यों ये जो अगर कहा जाए क्वेश्चन आ रहा,
क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसपे लोगों ने जो है वो विरोध किया। दूसरा फिर जो है वो मतलब लोकसभा में और राज्यसभा में भी उसमें जो है वो हो हंगामा हुआ, उनने कहा उनको पद से हटाएंगे, इम्पीचमेंट लेके आएंगे। हालांकि भारत के इतिहास में आज तक कोई जज इम्पीचमेंट से यानी इस तरह की महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। एक कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस सौमित्र सेन, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट आया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, उससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो अब ये भी एक न्यूज में है इस समय, यहाँ पर ये न्यूज के अंदर आएगा। ये देखिए 4 दिन पुराना, क्या महाभियोग से हटने वाले पहले जज बनेंगे जस्टिस शेख जो अगर कहा जाए, ये क्यों जो बोल रहा, क्योंकि इसके पहले एक बार वो प्रक्रिया आ गई लेकिन आज तक कोई प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका। मतलब हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है कि भैया जो है वो हम उसको हटा पाए हो, उसके पहले अगर वो रिजाइन कर दें तो वो अधूरी रह जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए 124(4) और 217 में इस बात को, अब आप सोचिए ना, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं। अब आप आपके सिलेबस में सबके में रहता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आप कहोगे कितने आर्टिकल याद करके जाएं, 124(4) क्यों याद करके जाएं, क्यों आ गया? तब आपको पता चला कि करंट अफेयर से ये लिंक हो गया क्वेश्चन। तो करंट से कैसे लिंक हो गया, तो इसके समझने के लिए हमको थोड़ा सा, तो एक तो पहले तो हम देखें इसी आर्टिकल के अंदर, जब हम नीचे चले गए यहाँ पर, ये एक 217 में लिखा, 217 है अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ ऑफिस जज ऑफ हाई कोर्ट। यानी उसमें साफ लिखा हुआ है कि भाई जो हाई कोर्ट का जज है उसकी अपॉइंटमेंट और उसकी जो टेन्योर वगैरह उसकी कंडीशन क्या हो। उसमें ये भी लिखा है कि 117 के अंदर क्लॉज जो है 117 क्लॉज 1 के अंदर बी में, कि जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइड द क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 124। यानी इसको राष्ट्रपति हटा सकते, और राष्ट्रपति के द्वारा हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने। अब कितने सारे क्वेश्चन आज तैयार हो गए। आपको एक पता चल गया कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, नंबर 1। उसको हटाने के लिए वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की, नंबर 2। नंबर 3, कि वो प्रक्रिया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 क्लॉज 4, 124(4) यानी उपबंध क्रमांक उसमें जो है वो वर्णित है। तीसरा, कि हाईकोर्ट के जज के जो वो अपॉइंटमेंट और जो मतलब कार्यकाल है इससे संबंधित जो सब प्रावधान है वो आर्टिकल 217 में। ये क्वेश्चन आपके दो, मतलब आज सोचिए आपके दो कितने सारे आर्टिकल हो गए, 67(b) हो गया, 124 क्लॉज 4 हो गया, 217 आर्टिकल तैयार हो गया, 92 आर्टिकल तैयार हो गया। ये आप क्या सोच रहे हो, यही तो और क्या है, मतलब करंट अफेयर। अभी हम सोचे 1 लाइन में। अब ये क्वेश्चन ऐसा, अभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब पढ़ते कैसे हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि अभी हाल ही में जो है वो अगर कहा जाए कि किस हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया की चर्चा है, अभी सिंपल अगर कहा जाए हम इतना पढ़ते हैं, उतने से काम चलेगा नहीं ना। वो तो 1 लाइन का फैक्ट है, वो उससे ज्यादा अगर कहा जाए हमको थोड़ा सा आगे की ओर जो है वो बढ़ना पड़े। तो इसीलिए आप थोड़ा सा जो अगर कहा जाए जब हम पढ़ाई करें तो उसमें चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तब जाके कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे फंसेंगे, नहीं तो जो है वो उलझन जो है वो बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे कॉपी में लिख लीजिएगा, सभी जितने आर्टिकल्स बताए हैं ये भी मैंने बता दिया कि अब तक भारत के इतिहास में कोई भी जज, एक सेकंड में एक आपको छोटी सी स्लाइड और दिखाता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। उसके लिए मुझे दूसरा एक्चुअल क्या है कि वो याहू ब्राउजर खुल गया मेरे उसमें, याहू पे चीजें आती नहीं, ये जो ब्राउजर है एग्जैक्टली ये याहू याहू। आप कभी भी अगर भारत में रह रहे हैं और अच्छा सर्च करना है कंटेंट तो आपको गूगल ही यूज करना पड़ेगा, याहू कंटेंट शो नहीं कर पाता। इसलिए मुझे 1 मिनट इस ब्राउजर को मैं 2 मिनट चेंज कर लूँ, ठीक है? तो मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ, एक करिएगा, बस 1 मिनट, है ना। कई बार ऐसा जो है वो अगर कहा जाए हो जाता है। इसको आप लोग भी इस तरह से जैसे कंप्यूटर वगैरह यूज कर सकते हैं तो ऐसे डिफॉल्ट पे करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारा गूगल क्रोम आ गया। हम्म। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन, चटर्जी की जगह, चल कोई बात नहीं, इससे भी लिंक हो जाएगा वो यहाँ। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है कि सौमित्र सेन कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। वो स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश थे जिनके निष्कासन का प्रस्ताव धन के दुरुपयोग के लिए राज्यसभा में पारित किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इम्पीचमेंट आया। बट टेक्निकली मैंने क्या बोला कि इम्पीचमेंट पास होने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो चूंकि उन्होंने रिजाइन कर दिया तो आज तक उस महाभियोग की प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज हटाया नहीं जा सका है।
अब ये इतना पुराना क्वेश्चन में इससे लिंक क्यों कर रहा हूं, आप सोचिए, हम 2011 की जो अगर कहा जाए कहानी पढ़ रहे हैं, आज 2024 है। अब प्रश्नकर्ता जो है वो अगर कहा जाए, क्या प्रश्न करेगा कि वो पहले कौन से जो अगर कहा जाए हाई कोर्ट के जज थे, या किस हाई कोर्ट के पहले जज थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब दिमाग खराब हो गया कि यार ये 15 साल पुराना क्वेश्चन कहाँ से लिंक कर लिया, ये बस आज की पढ़ाई ऐसी हो गई है कि आप सोचो कि आप जो है वो वन लाइन करंट अफेयर्स रट के चले आओ बेबुनियादी, तो कुछ उससे कुछ हेल्प होने वाली नहीं है। अगला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम को पूरी तरह, अच्छा एक और मैं लाइन बता दूं, ये आप याद रखिएगा सभी लोग, जो मतलब प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनके लिए इम्पीचमेंट की प्रक्रिया में इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, महाभियोग, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और जब हम 124(4) पे जाएंगे ना, है इम्पीचमेंट, बट कहीं भी इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं है, मतलब महाभियोग जैसा शब्द जो है अगर कहा जाए जनरली प्रयोग में नहीं लाया गया है। केवल ये लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि साबित कदाचार, असमर्थता, डैश 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 डैश, ये पूरा लिखा, कहीं देखो आप महाभियोग शब्द प्रयोग नहीं है प्रक्रिया वही, लेकिन शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि ऐसी की ऐसी प्रक्रिया जो है वो प्रेसिडेंट के लिए होती है, इसीलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो कंफ्यूजन ये भी हो जाता है एग्जाम हॉल में। अगला है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को पूरी तरह से अपनाने वाला भारतीय राज्य, पूरी तरह से, तो उत्तर प्रदेश। अब इसको ऐसे समझ ले, देखो सरकारी विभाग, हर राज्य के सरकारी विभाग चीजों की खरीदारी करते हैं, उनको गुड्स और सर्विसेज लेनी होती। तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में ई प्रोक्योरमेंट के लिए, जब हम किसी चीज को सरकारी विभागों में जो खरीदारी होती है, जो चीजें ली जाती है, उसके लिए अपन ई प्रोक्योरमेंट वर्ड का जो है वो जनरली, या प्रोक्योरमेंट वर्ड है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करेंगे तो ई प्रोक्योरमेंट हम यूज कर सकते हैं, उससे खरीदारी के लिए एक पूरा पोर्टल बना दिया। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जैम। आप इसके ऊपर जाकर प्रोडक्ट सर्विसेज आप भी देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट को वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हर राज्य जैम पोर्टल का यूज कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं अभी आपको मध्य प्रदेश का भी बता दूंगा। यहाँ उत्तर प्रदेश जो अगर कहा जाए क्यों हमने लिया, तो यहाँ देखिए ये आर्टिकल, उत्तर प्रदेश जैम को पूरी तरह अपनाने वाला पहला राज्य, ये जो पहला है यहाँ। तो एक तो ये वन लाइन में हो गया कि जैम पोर्टल को अपनाने वाला पहली तरीका मतलब पहला राज्य कौन सा है, तो ये है। दूसरा, इससे लिंक करा हुआ क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ई प्रोक्योरमेंट के लिए किस पोर्टल का इस्तेमाल करती है, तो जैम पोर्टल का इस्तेमाल हम भी करते हैं। हमारे पास दो पोर्टल है, एक तो हमारा खुद का पोर्टल है जिसको अपन एमपी ई ट्रेडर पोर्टल बोलते हैं, यहाँ पर अगर कहा जाए ट्रेडर निकल गया, यहाँ पर टेंडर पोर्टल बोलते हैं। और दूसरा जो है वो जैम। लेकिन हम पूरी तरीके से 100% कहें कि जैम का ही यूज कर रहे हो तो बोलेंगे कैसे, पहले तो देख लीजिए यहाँ दो तीन चीजें फटाफट फटाफट। पहले तो अपन ये चले गए ये हम चले गए जैम पोर्टल के ऊपर, है ना, ये एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नाम है इसका। और ये ई प्रोक्योरमेंट के लिए, ये ध्यान रख लेगा ना यहाँ पर, तो ये लिखा ना नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कर रहे हैं तो ई प्रोक्योरमेंट इसके लिए वर्ड आ गया। एक बार एमपीपीएससी ने ये भी पूछ लिया था कि ई प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, या प्रोक्योरमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, ये भी आ सकता है। एमपी में भी यूज हो रहा है, ये दिख रहा होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये एमपी की है, जो एमपी एमएसएमई की वेबसाइट है यहाँ पर एक। दूसरा, क्या मध्य प्रदेश सरकार इसको अपना रही है, तो उसके लिए हम सीधे से जाएं, मध्य प्रदेश भंडार क्रय सेवा उपार्जन नियम। मध्य प्रदेश शासन, जो भी जितने भी मध्य प्रदेश शासन के संस्थान हैं, विभाग हैं, उनमें चीजों को खरीदने के लिए एक नियम बनाया गया है जिसका नाम है ई, जो अगर कहा जाए मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम। ये 2022 में संशोधित है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें बकायदा लिखा हुआ है कि भाई जो सरकार चीजों को खरीदेगी, ये लिखा ना जैम, जैम से अभिप्रेत है भारत सरकार द्वारा स्थापित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसमें साफ है कि भाई मध्य प्रदेश शासन भी ई मार्केट प्लेस का यूज करेगी चीजों को खरीदने के लिए। यहाँ पर ये लिखा, विभाग द्वारा जी जैम पोर्टल अथवा एमपी जो है वो टेंडर पोर्टल से में से किसी भी पोर्टल पर निविदा आमंत्रित करने की दशा में डैश डैश डैश, ये सब लिखा हो। अब आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मध्य प्रदेश में भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन जो है वो नियम है यहाँ पर, जिससे हम प्रोक्योरमेंट की पूरी जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। नंबर वन, जैम पोर्टल का उपयोग क्या है ये आपको पता चल गया, चूंकि 100% क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास ई टेंडर पोर्टल भी है, खुद का भी अगर कहा जाए है,
इसलिए हम 100% वर्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर अगला वन लाइन का है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग भी। एस एम कृष्णा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे? ठीक है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटका, उड़ीसा। तो वो कर्नाटक के, जो अगर कहा जाए, चीफ मिनिस्टर थे। पहले तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो 2023 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखो, पहले तो समझ लो, मध्य प्रदेश की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो करंट ईयर है या जो लास्ट ईयर है उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी याद करने पड़े। कितनों को पद्मश्री मिला, कितनों को पद्म भूषण मिला, कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला। लेकिन अगर कोई दूसरे स्टेट के रिस्पेक्ट में बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो वहां के लिए जो अगर कहा जाए आपको केवल पद्म विभूषण वाली उस पर फोकस करना। उसका कारण है कि पद्म विभूषण गिने चुने लोगों को मिलता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, आज आज ही जो है, अभी सुबह मैंने पेपर में पढ़ा, उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया। अब चूंकि उनको पद्म विभूषण मिल चुका था, तो ये भी प्रश्न है कि एग्जाम में बनेगा, नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में हम लेंगे। तो आज ही सुबह मैंने खबर पढ़ी, जबकि आज दैनिक भास्कर सुबह उठाया तो उसमें लिखा आया था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। और जब मैंने नॉर्मली जो न्यूज़ हम देखते हैं दिन में, तो उसमें मैं अभी जब अर्ली मॉर्निंग देख रहा था तो मुझे लगा, मैंने कहा यार बताओ, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, वो आज हमारे बीच नहीं है। तो पद्म विभूषण इनको मिला, एक ये हमको याद रखना। वो कर्नाटक के जो अगर कहा जाए मुख्यमंत्री रहे, ये याद रखना। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो भारत के विदेश मंत्री रहे, ये याद रखना। तो वो क्या प्रश्न करते हैं कि वो इनमें से किस पद पर नहीं रहे। ये प्रश्न करते हैं कि भाई इनमें से किस पोस्ट के ऊपर वो नहीं रहे, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो ये मैंने बता ही दिया कि आपको पद्म विभूषण, पद्मश्री और जो अगर कहा जाए पद्म भूषण में मध्य प्रदेश, अभी सपोज इस क्लास को अगर कोई यूपी का बच्चा देख रहा है, तो उसे चारों याद करना पड़ेंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण और भारत रत्न। लेकिन अगर कहा जाए कि वहां के बच्चे को मध्य प्रदेश के पद्मश्री याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश के पद्मश्री और पद्म भूषण भी याद करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो अगर कहा जाए कि कोई मतलब इतने क्वेश्चन वहां तक जाएगा और कोई पूछेगा यहाँ पर। तो बस यही है कि आप जितना जल्दी इसको याद कर लें, ऐसे क्वेश्चंस को, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, और अच्छे हेल्दी क्वेश्चंस बनते हैं। और जिन लोगों को ये अवार्ड्स मिलते हैं, कोशिश करिए कि उनके नाम जो है वो आप जरूर याद रखें। खासकर पद्म विभूषण मिलने वाली पर्सनालिटी, जैसे आप में से कितने लोगों को मालूम है, सिंपल अगर कहा जाए, मैं आप चाहे तो नीचे इसको पोस्ट भी कर सकते हैं कि 2024 में, क्योंकि अब 2025 की बात हम लोग आ रहे हैं, 2024 में जिन लोगों को पद्म विभूषण विभूषण मिला, पद्म विभूषण बोल रहा हूँ यहाँ पर, उनमें से एक फिल्म के बहुत बड़े जो है वो अगर कहा जाए एक्टर और एक्ट्रेस थी। मैं रुक गया, आप टाइप कर लीजिए और आंसर दीजिए। मैं बता देता हूँ, वो है वैजंती माला और जो है चिरंजीवी। इन दोनों को ये फिल्म जगत से जगह कहा जाए इनको मिला। ये क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है यहाँ पर। दूसरा, एक और जो पर्सनालिटी थे जिनका नाम था विंदेश्वरी पाठक, जिनका 2023 में निधन हुआ था, उनको दिया गया। जितने भी आप जो है वो सुलभ शौचालय वगैरह देखते हैं ना, यहाँ पर भी तो वो सुलभ इंटरनेशनल उन्हीं की देन है। तो वो विंदेश्वर पाठक का नाम आपसे पूछ सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको हिंट कर दिया कि भाई आपको खाली नाम से काम नहीं चलेगा कि यार वैजंती माला को मिला या चिरंजीवी को मिला या विंदेश्वर जो है वो पाठक को मिला। आपको ये पता भी होना चाहिए कि उनका संबंध जो है अगर कहा जाए किस फील्ड से है, क्या है वो, यहाँ पर अगर कहा जाए बस ये है। तो पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से 2024 में सम्मानित किया गया। वो किस नृत्य की महान नृत्यांगना है? नीचे कमेंट कीजिए, बिना इंटरनेट पर सर्च किए, अपनी ईमानदारी से। मैं ये प्रश्न आजकल इसीलिए आपसे पूछने लगा हूं सबसे, कि मुझे ये पता चले कि आप खुद कितना डेडिकेट होकर चीजों को पढ़ रहे हैं। आपका खुद का डेडिकेशन कितना है? इंटरनेट पे सर्च करने से एग्जाम हॉल में थोड़ी मोबाइल ले जाने देगा तुमको कि तुम सर्च कर लो। यहाँ आपका डेडिकेशन कितना है? तो वो पद्मा जो है अगर कहा जाए सुब्रमण्यम का नाम आपको पता होना चाहिए कि किस डांस से है वो। आंसर है भरतनाट्यम। ओवरऑल अगला जो क्वेश्चन है वो केवल एमपी के स्टूडेंट को काम आएगा। ठीक है, गुन्नूर साई नृत्य का संबंध किस जनजाति से? अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, ये समझिए। आंसर तो इसका गोल्ड, एमपीपीएससी के प्री में एक यूनिट है, यूनिट 10। वो ट्राइब से रिलेटेड है ना, उसमें ट्राइबल कल्चर, आर्ट सब कुछ है।
अब हमारे पास जो कंटेंट होता है, किताबें होती हैं या जो हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी जो प्रेस रिलीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, अगर हमको ना पढ़े तो उसका नुकसान जो है वो हमको उठाना पड़ता है। कैसे? हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये नृत्य के बारे में पता है, या हो सकता है कि ना पता। अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि 8 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी हुई मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग में। उसमें लिखा है, लोक गायकी के रंग, जनजातीय नृत्य, गुन्नुसाई एवं बधाई लोक नृत्य की प्रस्तुति। नीचे लिखा है कि संदीप उइके और उनके साथी द्वारा गौड़ जनजाति के नृत्य गुन्नुर साई की प्रस्तुति दी गई। विवाह के अवसर पर किए जाने वाला ये समूह नृत्य गौड़ जनजाति का प्रिय नृत्य। इसमें पुरुष नर्तकों और वादकों का समूह भाग लेता है। नृत्य में ढोल, टिमकी, झांझ मुख्य वाद्य होते हैं। यहाँ पर अब आप सोचिए, आपका एक यूनिक क्वेश्चन तैयार हो गया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, आप सोचेंगे करंट अफेयर्स का, लेकिन चूंकि हमको रोजमर्रा की जो हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं वही हमारा करंट अफेयर्स है। तो वहां हमारे लिए ये क्वेश्चन हो गया कि 8 तारीख को अगर एक प्रेस रिलीज जारी हो रही है, उसमें दो चीजों की, बधाई के बारे में बात हो रही है और इस नृत्य के बारे में। दूसरा, इसमें आपको एक और अच्छी चीज मिलती है ना, जब सरकार इस तरह के प्रेस रिलीज जारी करती है जनसंपर्क के, तो आपको चीजों को विस्तृत रूप से समझने का मौका मिलता है, कब किया जाता है। जैसे आपको समझा, पुरुष नर्तकियों के द्वारा होता है, विवाह के समय किया जाता है, ये सब आपको क्वेश्चन जो है वो मिलते हैं यहाँ पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लगे। फिर अगला जो है वो संजय जो है वो अगर कहा जाए मल्होत्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं संजय मल्होत्रा जी। तो निश्चित रूप से संजय मल्होत्रा के ऊपर कोई ना कोई अच्छा हेल्दी क्वेश्चन जो है वो बनेगा। पहला, संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर है, नंबर 1। दूसरा, जो है अगर कहा जाए सही, संजय मल्होत्रा भारत सरकार में राजस्व सचिव के पद पर रह चुके हैं, यानी वो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, ये भी जो है अगर कहा जाए सही है। और चौथा, संजय मल्होत्रा रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर के पद पर रह चुके हैं, ये गलत है। अब ये प्रश्न मैंने क्यों लिया, देखो जब आरबीआई के, जो अगर कहा जाए गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो 3 साल के लिए हम अपॉइंट करते हैं। अब निश्चित रूप से अगले 3 साल के लिए हम फ्री हैं, और सरकार जो अगर कहा जाए चाहे तो इस टेन्योर को बढ़ा सकती है। ये सरकार के हाथ में। आप कभी ये नहीं सोचना कि पत्थर की लकीर खींच दी कि भैया 3 साल के लिए तो 3 साल के लिए। जैसे शशिकांत जो दास हैं, शशि निकल गया, शक्तिकांत दास जो हैं, वो 2018 में, दिसंबर 2018 में वो आरबीआई के गवर्नर बने। अब 18 से कब तक रहे? 19, 20, 21, 22, 23, 24, पूरे 6 साल। यानी टेक्निकली उन्होंने 2 टर्म अपनी पूरी करी। तो अब हमको उनके बारे में, जैसे उस समय जब वो अपॉइंट हुए तब क्वेश्चंस बने, अब हमारे सामने संजय मल्होत्रा के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने जो है वो दिसंबर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो हमें एक्चुअल पता होना चाहिए कि भाई वो अगर कहा जाए कि क्या पोस्ट पे पहले रह चुके हैं, क्या वो डिप्टी गवर्नर थे, या वो किस स्टेट से थे, क्या वो आईएएस हैं कि नॉन आईएएस गवर्नर हैं, ऐसे भी कई क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं। अब जैसे मुझे याद है कि जब ये मतलब शक्तिकांत दास की अपॉइंटमेंट हुई थी, तो अपोजिशन ने खूब हो हल्ला मचाया। यूट्यूब से भी बड़े जो है अगर कहा जाए मैसेज और ये दिए गए कि आईएएस को बना दिया आपने गवर्नर का, गवर्नर की पोस्ट है, इकोनॉमिक पोस्ट है, उनको क्या पता होगा, कैसे होगा। आज 6 साल अच्छे से उन्होंने निकाले, काफी जो अगर कहा जाए बेहतर काम किया, और अभी फिर एक आईएएस हमारे सामने। और ये तो जो अगर कहा जाए आरबीआई का इतिहास रहा है। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हम आईएएस को जो अगर कहा जाए ना बना। जैसे वो डी सुब्बाराव खुद आईएएस थे, वाई बी रेड्डी खुद आईएएस थे। तो लोग पुराना इतिहास उठाते ही नहीं, पुराना इतिहास उठाते ही नहीं, और जो अगर कहा जाए कि जो न्यूज में चल रहा होता है उसी को सही मान के जो है वो काम करने लगे। तो ये याद रखें। दूसरा, कि इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आप करंट अफेयर्स के पढ़ें, तो एक आदत जरूर बनाएं कि दिमाग को जोर जरूर डालें। जैसे आपका दिमाग अभी, जैसे आप इसको पढ़ रहे हैं कि भाई संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए, अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार जो अगर कहा जाए कि आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो सर ऑस्बर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के पहले गवर्नर बने थे 1 अप्रैल 1935 को। आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि यार वो कौन व्यक्ति था जो आरबीआई का पहला इंडियन गवर्नर रहा होगा। तो सीडी देशमुख, वो खुद आईएएस ऑफिसर थे, उस समय आईएएस को आईसीएस बोला जाता था। तो सीडी देशमुख पहले ऐसे इंडियन थे जो हिंदुस्तानी होते हुए आरबीआई के गवर्नर बने, और जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उस समय जो अगर कहा जाए वो आरबीआई के गवर्नर थे, स्वतंत्रता के समय 1947 में। हालांकि जब हम रिपब्लिक बने 1950 में, तब सीडी देशमुख नहीं थे। तब जो है वो
बेनेगल जो है वो रामा राव जो थे वो आरबीआई के गवर्नर बने। अब आप कहोगे ये सर क्या करें इनको। यार ये चार फैक्ट तो आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो आरबीआई का गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, स्वतंत्रता के समय आरबीआई का गवर्नर, और रिपब्लिक बनते समय आरबीआई का। आप अगर एक बार, मैं कहता हूँ उसको रोज रोज मत पढ़ो, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आप मान के चलिए किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, अचानक आरबीआई का गवर्नर लिखा दिख गया, आरबीआई के गवर्नर ने लिया निर्णय, तो दिमाग को ही बोलो, सोचो यार आरबीआई गवर्नर और क्या क्या याद है तुम्हें। अच्छा उनका पहले वो थे, पहले इंडियन ये थे। ऐसे रिवीजन, सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है। आज जैसे कोचिंग वाले जो है ये बोल देते हैं कि भैया जो है वो हम जो है अगर कहा जाए हमने पढ़ाया, मैं आपको कल को कहूंगा देखो ये मैंने पढ़ाया था, ये फलाने वाला यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाया था, इसमें से इतने क्वेश्चन फंस गए, इसमें से ही पूरा पेपर आ गया। बिल्कुल मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि उसमें आप उसको याद कितना कर पाए, चीजों को आप अपने दिमाग में कितनी देर तक जो है वो अगर कहा जा रख पाए। वो कैसे होगा? वो रिवीजन से होगा ना। सोचो जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहां के स्पीड ब्रेकर पर कभी आपकी गाड़ी उछलती नहीं होगी, चाहे आप रात में आ रहे हो, कभी आपका ध्यान नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में वो जगह की आइडेंटिटी है। आप अगर अपने घर में हो और 3 माले का घर है आपका, और बिल्कुल अंधेरा, तब भी सीढ़ियों पे लड़खड़ा के नहीं गिरोगे, क्योंकि आपके दिमाग में उन सीढ़ियों के स्टेप्स की जानकारी है, क्योंकि आप कर अभ्यास वाली कहानी पर। तो थोड़ा सा रिवीजन अगर हम ऐसे करने की आदत डाल लें, तो हमारा जो है अगर कहा जाए कि टॉपिक तैयार होते हैं, तो इनका 10 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हुआ, 11 दिसंबर को संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बन गए। ये हमको जो है वो याद रखना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि और कोई जो है वो अगर कहा जाए क्वेश्चन, इसी में से कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। फिर अगला है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए, 0, 1 to 4। अब ऐसे भी देखो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, उलझाने वाले होते हैं। सपोज ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, तब हम तुक्के में भी जीरो नहीं लगाएंगे, हमको लगेगा यार ठीक है। अगर कहा जाए ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य है मध्य प्रदेश में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए बड़े काम हुए, पहला ऐसा राज्य जिसने पंचायती राज सिस्टम के अंदर महिलाओं को 50% भागीदारी, बाकायदा पंचायत इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो अच्छा कर रहे होंगे हम। ये तो नहीं हो सकता कि जीरो। तो ये क्वेश्चन उलझाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पढ़ना जरूरी। जैसे हम यहाँ पर देखें तो पहले तो हम नीचे चले गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 11 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को बधाई देंगी। अब कितने पुरस्कार गए, तो इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों के तहत 45 विजेताओं को पुरस्कार दिए गए, यानी 45 जो अगर कहा जाए ये पुरस्कार हैं। अगर हम 45 अवार्ड्स की लिस्ट देखें यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है कि इस पूरी लिस्ट में मध्य प्रदेश कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। आंध्रा है, असम है, बिहार, आपको ये याद नहीं करना। हाँ, आप में से कोई अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश का है, तो उसको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टेट को 2 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिले। ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर कोई छत्तीसगढ़ का है तो उसको जो है अगर कहा जाए याद रखना पड़ेगा कि उस उनके स्टेट को एक जो है अगर कहा जाए राष्ट्रीय पंचायत के लिए जो है वो पुरस्कार मिला, ये उसको याद रखना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का तो कोई अवार्ड नहीं, टोटल 45 है। अवार्ड की कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, उनको आपको याद नहीं करना है, लेकिन आपको कुछ नाम याद रखना है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार, नानाजी देशमुख पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल करने के लिए। यानी आप सोचिए कि पंचायतों को भी अगर वो कार्बन के लिए क्या कर रही हैं, कैसे जो अगर कहा जाए, देखो कार्बन का तो सबसे अच्छा तरीका है, जितने जितना ज्यादा प्लांटेशन करोगे उतना कार्बन सिंक होगा। उसमें किन स्टेट्स ने अच्छा रोल प्ले किया, उनको यहाँ पर दिया गया है। ऐसे कई सारी उसमें कैटेगरीज हैं, मुझे नहीं लगता कि कैटेगरीज आपसे पूछा जाएगा, बट एक आइडियल हमको आंसर जो है पता होना चाहिए। फिर आता है पहली भारत। ठीक है, भारत 2 बार आ गया यहाँ पर अगर कहा जाए कि पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। इस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब पहले तो ये समझ लीजिए, यूनाइटेड नेशन के ढेरों इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है, जो कुछ हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिमाग में तुरंत आ जाता है कि रोम से ऑपरेट होता है। कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके हेडक्वार्टर हम याद करते हैं क्योंकि वो एग्जाम में आते रहते हैं, कुछ सरप्राइजिंग एकदम से आ जाते हैं, तो हमको हेडक्वार्टर ही याद नहीं रहते कि कहाँ है। ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप ऐसे सोचिए, ये क्वेश्चन आपको अगर आज ही आप पेपर दे रहे हो और आपसे पूछ लेता है कि यूनाइटेड नेशन नारकोटिक ड्रग्स के लिए जो हेडक्वार्टर है उसका, वो कहाँ से ऑपरेट होता है। अब तुक्के में तो आप लगा सकते थे वियना, लेकिन वो ऐसे ऑप्शंस देगा जैसे जिनेवा देगा, पेरिस देगा, न्यूयॉर्क देगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो नारकोटिक ड्रग्स में तो ऐसे भी हमारे यहाँ अभी बहुत ज्यादा कार्रवाई चल ही रही है,
तो आपको ये याद रखना है कि ये ऑस्ट्रिया के वियना में है, इसका मैंने ये लगा दिया। दैनिक भास्कर में आर्टिकल छपा था कि भारत नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा, और भारत को संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सेशन की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। 6 दिसंबर को ऑस्ट्रिया स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने और मतलब अगर कहा जाए स्थायी प्रतिनिधि, ये तो हमको याद नहीं रखना। यहाँ मैंने हेडक्वार्टर लगा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, यहाँ पर वियना इंटरनेशनल सेंटर जो है अगर कहा जाए वियना में है, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगला पीएम ऊषा का संबंध, इसका आंसर उच्चतम जो है ये है, ध्यान रखिएगा, ये वाला आंसर नहीं है, मैं पहले ही बता दूं इसका। ये नहीं तो जो है अगर कहा जाए ये आंसर नहीं है, इसका आंसर ये वाला है। वो कई बार क्या होता है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो है वो गड़बड़ी हो जाती है। तो नहीं तो आप सोचोगे सर ये वाला आंसर है क्या इसके अंदर, तो नहीं, ये वाला आंसर नहीं है। इसको मैं यहाँ से ऐसे ही हटा देता हूँ अभी, जिससे कि आपको कम से कम ये रहे कि यहाँ पर ये पीएम ऊषा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हायर एजुकेशन से संबंधित है, नंबर 1। अब प्रश्न क्यों आ सकता है, इस पे बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले तो अब मैं सीधे आपको नीचे ले जाऊं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि एक प्रेस रिलीज है, ये सभी स्टेट्स के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए एमपी के बच्चों को हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एमपीपीएससी वाले बच्चों के लिए ज्यादा ये चीजें, बट ये क्वेश्चन तो पीएम ऊषा तो सभी के लिए काम का है। तो हम सोचेंगे किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो, तो वो नहीं। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रेस रिलीज है जिसमें कैबिनेट के डिसीजन है, तो उसमें एक नीचे वर्ड आ रहा है कि मंत्रि परिषद द्वारा केंद्र प्रवर्तित योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ऊषा के संचालन को सैद्धांतिक सहमति दी गई। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, हायर एजुकेशन के लिए तो रूसा है। आप में से जितने बच्चे अगर किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में बहुत सारा ऐसा काम हो रहा होगा जो ऊषा के तहत हो रहा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रूसा मतलब ऊषा नहीं, रूसा के तहत हो रहा होगा। क्योंकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो रूसा है उसके तहत लाइब्रेरी अपग्रेड हो रही हैं, बिल्डिंग अपग्रेड हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, ये सब हो रहा है। आप कोई भी अगर कहा जाए, हाँ, जो पढ़ के निकल चुका है कि भैया मैं तो कॉलेज जाता नहीं हूँ, उसको भले ही याद ना रहे, लेकिन जो जा रहा है उसको जरूर पता होगा कि हाँ सर हमारे यहाँ रूसा के प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी तरह है ऊषा। तो अभी अब क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्या होता है, ऊषा लिख दिया तो कंफ्यूज हो गया कि यार ऊषा किरण से तो नहीं है कहीं, जो महिलाओं वाला तो नहीं है, जैविक कृषि से तो नहीं है, सोलर एनर्जी से तो नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमारे लिए दो चीजें काम की, एक तो पीएम ऊषा फुल फॉर्म पता होना चाहिए जो लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। दूसरा इसके कंपोनेंट है ना, तो ये कंपोनेंट भी आते हैं एग्जाम में, आप ध्यान से देखो। आप में से जिसने पीएससी का पेपर दिया है, याद करो पिछली बार रूसा से जुड़ा हुआ एक कंपोनेंट वाला क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन इस साल आ सकता है कि इसमें 4 चीजों पर है ना, बहु जो है वो संकाय जो है वो शिक्षा और शोध, इस पे पहला ये कंपोनेंट है, इस पे हम काम करेंगे। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको और बेहतर तरीके से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुदान देंगे। महाविद्यालय जो है वो उनको हम जो है वो अनुदान देंगे। और लैंगिक समावेशित जो है वो समानता की पहल करेंगे, यानी बालक बालिकाओं दोनों के लिए जो है वो बराबर काम। तो ये 4 जो बातें लिखी इसके ऊपर है। बाकी आपको अगर कभी भी लगता है तो आप यहाँ पर सिंपल जैसे खुद भी सर्च करना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं बता दे रहा हूँ। पीएम ऊषा पीआईबी, पीआईबी मुझे लिखना पड़ेगा, आप ऐसे सिंपल टाइप करिए, तो इसमें आपको इसका अभी सबसे लेटेस्ट प्रेस रिलीज मिल जाएगा कि सरकार क्या काम कर रही है यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो इसके अंदर पूरा आपको आर्टिकल मिल जाएगा। नहीं, जिसको कभी अगर कहा जाए मन कर जाए कि यार मुझे पढ़ना है, तो ये लिखा हुआ है, द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च द थर्ड फेज ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ठीक है, एज अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान ऊषा इन जनवरी 2023 विद द, ठीक है, आउटले ऑफ द 12,096 करोड़ रुपीज। ये इस सत्र के लिए, ये हमारे लिए काम का नहीं है, बट ये पीएम ऊषा का मतलब जो रूसा है उसी का फेज है, उसको किस नाम से जाना जा रहा है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान नाम से। ये बस हमको जो है वो याद रखना है, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। अब ये क्यों इस नाम से याद किया जा रहा है, ये भी मैं आपको एक सिंपल लाइन आंसर कर देता हूँ। मतलब इसके पीछे इसका आंसर यहाँ पर, जितना आप में से सभी समझदार हैं आंसर समझ ही गए होंगे कि यहाँ
जो वर्ड मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो रूसा अभियान था, ये शुरू हुआ 2013 में, यानी यूपीए गवर्नमेंट। कोई भी सरकार कभी किसी दूसरी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को अपने साथ नहीं जोड़ती, वो या तो नाम बदल देती या स्कीम का ही नाम जो है वो बदल देती है, या स्कीम ही बंद कर देती। तो अभी उनने कहा यार, हम अगर जो भी इनिशिएटिव कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो सरकार को बार बार बोलना पड़ेगा, अरे रूसा में देखो कितना अच्छा हो रहा है, तो फिर अपोजिशन क्या कहेगा, हमारी देन है। अपोजिशन तो ये बोलता है ना, जैसे आज संसद में सरकार के, देखिए हमने तो रूसा के तहत इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, कॉलेजों को इतना बढ़िया कर दिया, यूनिवर्सिटीज में सुधार कर दिया। तो अपोजिशन कहेगा कि भैया देन किसकी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में आई थी 2013 में। तो सरकार जो अगर कहा जाए, उसको रूसा की जगह ऊषा शब्द इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। ऐसा जो अगर कहा जाए, प्रक्रिया रहती है जो आपको पता होना चाहिए, मतलब। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको याद रखना है। रूसा का जो पहला फेज है वो 2013 में जो अगर कहा जाए लॉन्च हुआ, दूसरा फेज 2018 में, अभी तीसरा फेज है जो उषा नाम से चर्चित है और एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक महिला सैन्य अधिकारी को स्थायी कमीशन देने के लिए निर्देश किया। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग किया? ये आज 5वां आर्टिकल है। आज आप सोचिए, आज आप करंट अफेयर्स की जगह आपने एक पॉलिटी की क्लास ही पढ़ ली पूरी। तो टेक्निकली ये है आर्टिकल 142। अभी वो सैन्य अधिकारी कौन सी है, वो सैन्य अधिकारी को क्या कमीशन मिला, ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एग्जाम वाला पंच कर सकता है। बट चूंकि पावर सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर हम आर्टिकल 1, पहले तो देखिए यहाँ पर ये आर्टिकल दिख रहा है यहाँ पर। अब हम जाएं आर्टिकल 142 के ऊपर, तो 142 क्या बोल रहा है? 142 ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्री एंड ऑर्डर जारी कर सकते हैं। ठीक है, उसको लगता है ऐसी डिक्री और ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी। आप याद करो, जब अयोध्या में राम मंदिर का जो वर्डिक्ट आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप जो अगर कहा जाए कि मुस्लिम पक्ष है, उसको आप 5 एकड़ जमीन दो, वो तय करे कि कहाँ उसको मस्जिद बनाना है, उसके लिए अलग से आप जो है वो प्रावधान करो। सरकार को उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। सेम जो अगर कहा जाए, यानी ये अपने आप में एक एक्ट का रोल प्ले करते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सरकार को फिर कदम उठाना चाहिए यहाँ पर। हालांकि कोई सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक और चीज पॉलिटी की बहुत अच्छी बता दूं, हिंदुस्तान में ना तो अमेरिका ना तो ब्रिटेन की तरह कानून व्यवस्था है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी संसद ने जो बोल दिया पत्थर की लकीर है, कोई हला नहीं सकता। यानी जैसे आपके घर में अगर पापा की चलती है तो मम्मी कुछ नहीं कर सकती। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी है, ठीक है, वहां पर अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बोल दिया तो सरकार उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीमेसी। इंडिया में मीडियम है, देसी पापा मम्मी कि भैया पापा ने कुछ कह दिया तो मम्मी ने कहा ठीक है देख लेंगे, मम्मी ने कुछ कह दिया तो पापा ने, हम दोनों के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। दोनों के बीच संतुलन का क्या मतलब है कि हमारे यहाँ ना तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, ना जो अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी। इसीलिए आप इतिहास देखो, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में पार्लियामेंट से कहा कानून बनाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आज तक बना? नहीं बना। यानी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना। दूसरा, पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए लॉ पास किया संसद में, कानून बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पार्लियामेंट की भी सुप्रीमेसी हमारे देश के अंदर नहीं है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो 142 में उसको डिक्री या ऑर्डर जारी करने की पावर है। 143 ऐसे भी आपको याद रखेगा कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट के कंसल्ट करने के लिए, ठीक है, अटॉर्नी जनरल नाम का पद है आर्टिकल 76 में। सरकार, भारत सरकार, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट उससे नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो अगर कहा जाए सुप्रीम कोर्ट से जो अगर कहा जाए कंसल्ट कर। अगला क्वेश्चन वन लाइन का है पर इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम संधि या टीटी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भूमि शुष्क हुई है? ड्राई। ये ध्यान रखना, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ड्राई, ड्रॉट नहीं करना हूं। ठीक है, यहां पर अगर सूखा और शुष्क में जमीन आसमान का अंतर है। सूखा एक अस्थायी प्रक्रिया है, मौसम के कारण होता है, लेकिन शुष्कता
एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर है इसका 77, लगभग बोला मैंने। मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं तो यहां पर आपको दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू जस्ट रिलीज रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डी, जो अगर कहा डिजर्टिफिकेशन, ह्यूमन ड्राइव द क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू द, ठीक है, पैरामीटर द स्टेट इंक्रीज ड्राइनेस ऑन 76.6 ऑफ द अर्थ लैंड मास। पृथ्वी के कुल भूभाग का 77.6% जो लैंड मास भूभाग पर ड्राइनेस का खतरा है। और ड्राइनेस लगातार बढ़ रही है, जिससे समझ पड़ रहा है कि हाँ शुष्कता आएगी, और शुष्कता अपने साथ क्लाइमेट चेंज संबंधित चुनौतियां लेकर आएगी। ये यूएनसीसीडी की हाल ही में जारी रिपोर्ट का अंश है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इसमें कहा गया है कि 1990 से 2020 के बीच के ये आंकड़े। तो यूएनसीसीडी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन भी जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अहमदाबाद में कार्यकर स्वर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको एड्रेस किया था, गृह मंत्री जी ने भी एड्रेस किया था, तो क्वेश्चन अच्छा है। यह महोत्सव निम्नलिखित में से किसकी मानवीय शिक्षाओं से संबंधित है? पहला, भगवान स्वामी नारायण, स्वामी दयानंद सरस्वती, इस्कॉन एंड नरसिंह मेहता। अब चारों अभी न्यूज में हैं। तीन जो है गुजरात से रिलेटेड हैं, इस्कॉन ऑलरेडी अभी बांग्लादेश के मुद्दा के बाद जो है वो चर्चा में है। आंसर है भगवान स्वामी नारायण। स्वामी नारायण संप्रदाय ऐसे भी चर्चा में है, पूरी दुनिया में अपने भव्य जो अगर कहा जाए और ग्लोरियस टेम्पल्स के लिए बहुत जाना जाता है। अभी यूएई में इतना भव्य मंदिर इन्होंने बनाया है। तो भगवान स्वामी नारायण की शिक्षाओं के महोत्सव को कार्यकार स्वर्ण महोत्सव कहते हैं, नंबर 1। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म भी गुजरात में हुआ, मूल शंकर उनका नाम था, आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, ये भी है। नरसिंह मेहता, महात्मा गांधी का बड़ा प्रसिद्ध भजन है वैष्णव जन के, है ना, वो नरसिंह मेहता के द्वारा ही लिखा गया था। गुजरात के एक महान संत थे, भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए। तो तीन तो गुजरात से। कंफ्यूजन क्या होता है मैंने क्यों लिया? सपोज मान के चलिए आपने क्वेश्चन को स्कैप कर गए, नहीं पढ़ा। मैं जो हमेशा एक चीज बोलना चाहता हूँ, एक की याद कैसे रखोगे, और एक जो तुक्के में गड़बड़ी होती है वो कहाँ होती है। तुक्के में ऐसे में बहुत गड़बड़ी होती है। अब वो क्या करते हैं आजकल, ऐसी हरकतें बहुत करते हैं पेपर सेटर, कि तीन उठा के जो है वो गुजरात के दे दिया। आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अहमदाबाद है तो ये तो नरसिंह मेहता भी हो सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म भी जो अगर कहा जाए गुजरात में हुआ। भगवान स्वामी नारायण का संबंध भी जो है अहमदाबाद में, तो इतना भव्य अक्षरधाम टेम्पल है, दिल्ली में और भी जगहों पर है अक्षरधाम। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको दिख रहा है ये प्रधानमंत्री जी का फोटो, प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया, ये एड्रेस में लिख रहे हैं वो, कि कार्यकाल स्वर्ण महोत्सव के इस अवसर पर मैं भगवान स्वामी नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज प्रमुख स्वामी महाराज की 103वीं जन्म जयंती का महोत्सव है, 100 ईयर कंप्लीट हो गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जिन जिन चीजों को 100 ईयर या 200 ईयर कंप्लीट हुए उनसे क्वेश्चन 101% जो है वो बनते हैं, ये आप याद रखिएगा। यहाँ दूसरा, ये आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में नीचे जो है वो यहाँ पर और एक और इसका आर्टिकल लगाया था मैंने। हालांकि आप अगर सिंपल अगर इसमें से इतना टाइप करें तो आपको ढेरों आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे जो अभी इसमें न्यूज में है। तो हो सकता है कि ये महोत्सव के बारे में ये दिख रहा हो। तो ये पीआईबी का प्रेस रिलीज, इसके पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले ये प्रधानमंत्री जी एड्रेस कर रहे हैं। आप खुद देखिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। और बीएपीएस स्वामी नारायण संस्थान, आपको मालूम है अभी हाल ही में यूएई में जो उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण करा, उससे तो और ज्यादा जो अगर कहा जाए चर्चा में है पूरी दुनिया में। तो बस ये आपको दिख रहा है कि जब चूंकि आपको बहुत सारे अगर कहा जाए इंटरनेट पे ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो रोल प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो बनने की संभावना इससे ज्यादा है। अगले क्वेश्चन को कॉपी में आईएमपी करके लिखिए, 1 लाइन का है लेकिन आईएमपी। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा, सॉरी, तो सऊदी अरेबिया। अब ध्यान से समझिएगा प्रश्न क्यों। देखो ऑलरेडी अगर कहा जाए कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है पहले डिक्लेयर हो चुका है, ठीक है, 2030 का भी पहले डिक्लेयर हो चुका है, और 2034 का भी डिक्लेयर हो गया। तो एक तो तीनों ही याद रखना, ठीक है, 2026 याद रखना है, 2030 और 2034। अब ये जो 2030 वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जब ये वाली जो क्लास है आपको एमसीक्यू में पढ़ाता हूँ, और मतलब जो मेरा ऐप पे मेरा खुद का कोर्स चलता है फाउंडेशन बैच एमपीपीएससी का, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ।
ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्क्रिप्टिव बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते, मैं एक अनुभव कर चुका हूँ, देखते ही नहीं बच्चे, उनको पता नहीं क्या वन लाइन फैक्ट की एक आदत हो चुकी है यूट्यूब पे शायद। तो जब मैं उस पर पढ़ा रहा था ये, वो बच्चों को बोल रहा था कि 2026 कनाडा मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट याद रखना है, 30 याद रखना है, तो अचानक एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर इसमें ये उरुग्वे वाला भी आपको याद रखना चाहिए। मैंने कहा हाँ। फिर हमारी चर्चा हुई कि एनिवर्सरी मैच में अर्जेंटीना, पुरुग्वे और उरुग्वे, ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि 2030 में फीफा वर्ल्ड कप को 100 ईयर कंप्लीट हो, यानी 100 साल पहले जब फीफा वर्ल्ड कप जो अगर कहा जाए पहली बार आयोजित हुआ, तो वो उरुग्वे में हुआ। तो अभी 2030 में कंट्री तीन है, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। वो उरुग्वे में नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि वो 100 ईयर जो अगर कहा जाए कंप्लीट कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो एनिवर्सरी जो वर्ड यूज कर रहा है ना, एनिवर्सरी मतलब उसको यादगार बनाएंगे उस दिन को, कि भैया 1930 में जब पहली बार खेला गया था, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए वहां उरुग्वे में। फिर अचानक जब हमारी चर्चा चली तो मैंने बच्चों से पूछा कि उरुग्वे में तो यादगार बनाएंगे। उसका कारण है कि वो उरुग्वे में हुआ था और 1930 में हुआ था, और उरुग्वे ही उसमें जीता था। फिर मैंने कहा कि ये जो अर्जेंटीना है, ये क्यों लिखा है? तब किसी बच्चे ने कहा कि सर अर्जेंटीना को हराकर उरुग्वे जो है वो चैंपियन बना। तो आप सोचिए, ये जो मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं ना, 1930 में फीफा वर्ल्ड कप का विजेता देश था। अब आप सोच रहे हो साला 24 का तो पूछ नहीं रहा, 1930 का पूछ रहा है, कैसे याद करूं? तब पता चला कि नहीं, ये अब का जो अगर कहा जाए क्वेश्चन लिंक हो रहा है 100 साल के इतिहास। तो कई बच्चे जो सोचते हैं ना कि यार अभी 2022 में जो लास्ट हुआ था वो कतर में हुआ था, सबको ऑलमोस्ट मालूम है कि हाँ भैया जो है वो अर्जेंटीना ही उसमें जो है वो चैंपियन बना था 2022 में। लेकिन वो ये वाले नहीं पूछेगा कतर वाले कि कतर में 2022 में हुआ कब हुआ, वो ये पूछेगा 2026 में कहाँ होना है, 2030 में कहाँ होना है, 2024 में। तो मेरा जितना दिमाग चलता है, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, कि 100 ईयर वाला जो है वो पंच करेगा। बाकी तो पूरा याद रखिए, बाकी मैंने आपको रफली जो है वो अगर कहा जाए कि स्टोरी आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप की कहानी कैसे जो है वो अगर कहा जाए शुरू हुई 1930 में। एक चीज और मैं आपको बता दूं जो सब आप याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप की कहानी 1930 में शुरू हुई, फीफा की कहानी 1904 में शुरू हुई। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हुई। फीफा 1904 में, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापित हो गया था। इसने फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो अगर कहा जाए 1930 से शुरू किया, ये जो लगा हुआ है, रट लेना ये चीज जो है वो आपको एग्जाम में जो है वो आएगी। फिर अगला है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अब डोनाल्ड ट्रंप, अब चूंकि जो है वो अगर कहा जाए कि न्यूयॉर्क से मैगजीन निकलती है, तो कहीं ना कहीं वो अमेरिकन को ही संतुष्ट करेंगे। दिख रहा है कि अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप को ही झेलना है, डोनाल्ड ट्रंप ही जो कहेंगे वही होगा। तो इसीलिए जो अगर कहा जाए कि उसने उठाकर डोनाल्ड ट्रंप को ही दे दिया। इसके पहले भी 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो अवार्ड मिल चुका था। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2016 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उनकी अप्रत्याशित जीत के बाद पर्सन ऑफ द ईयर, और सेम जो है, मतलब हम खुद समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कितना मतभेद रखती हैं। आज अगर आप सोचो कि भारत को कोई जो है वो अगर कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिल पाते कहीं, या कई अंतर्राष्ट्रीय जो है वो इंडेक्स में हमको कमतर आंका जाता है, इसके पीछे की पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, किसी देश को नकारात्मक दिखाना, कमजोर आकलन करना, ये जो है अगर कहा जाए आपको याद रहे। और टाइम्स जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो कंसेप्ट है उसको भारत के लिए तो हमेशा चुनौती रही, केवल एक बार। ठीक है, महात्मा गांधी को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, वो जो जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सबज्ञ ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था उन्होंने, तो उसके बाद एकमात्र वो इंडियन थे जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की जो है वो उसके ऊपर आए। बाकी फिर आज तक जो है अगर कहा जाए कि जो पर्सन ऑफ द ईयर वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो मिल भी जाएगा, महात्मा गांधी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो वो भी आपको कैसे याद रखना है कि वो घटना याद रखना है ना, यानी दांडी मार्च तो पूरी दुनिया में जो है अगर कहा जाए याद रखा जाता है 1930 का। तो ये आपको वो फोटो दिख रहा है यहाँ पर, ये 1930 का ही जो है अगर कहा जाए मैगजीन का अंश होगा, कहीं आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन लिंक हो जाते हैं कई बार। तो ये लिखा हुआ है संत गांधी मैन ऑफ द ईयर 1930 द टाइम। क्यों? समझ गए आपको
कैसे सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और कैसे सॉल्ट मार्च उसका एक हिस्सा था। बाकी तो आप कहीं भी इस पर किसी भी जगह कहा जाए। ये देखिए, हु वाज द फर्स्ट नॉन अमेरिकन टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। ये कोई टेक्स्ट बुक डॉट मतलब कोई एमसीक्यू वाली वो है, उस पे भी ये क्वेश्चन कभी आ चुका है। यानी इसने डाला होगा तो कहीं क्वेश्चन जो है वो बना होगा तभी तो डाला, नहीं तो क्यों डाला जाता। तो ये जो है वो। फिर अगला है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल का संबंध किससे है। यहाँ पर ये भी हमको जो है वो पता होना चाहिए। तो शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने से, वन लाइन का है। आपको सिंपल दिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोश पोर्टल को जो है वो शुरू किया गया। बस इतना ही याद रखना है, कुछ उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध जैव विविधता स्थल पश्चिमी घाट पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आश्चर्य की बात है कि काश वो माधव गाडगिल फार्मूला जो था उसमें उन्होंने तीन इको सेंसिटिव जोन के तीन पैटर्न बताए थे कि जो वेस्टर्न घाट में अपनाना चाहिए। काश के दक्षिण भारत के राज्य उनको अपना लेते, तमिलनाडु केरल जैसे राज्य, तो आज इतनी बड़ी बड़ी मानवीय त्रासदियों का वो शिकार नहीं होते। काश के वो अपना लेते। वो समझ ही नहीं पाए कि जो वो उन्होंने माधव गाडगिल ने जो बोला वो क्या। माधव गाडगिल ने तो बोला ही था कि आप सभी तरह के कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन आदि पे जो है अगर कहा जाए पूरी तरीके से रोक लगाओ, पर वहां की सरकारों ने नहीं किया। और केरल में जो अभी लैंडस्लाइड आई थी ना, गांव के गांव गायब हो गए, गांव के गांव। जो फ्लड आई थी केरल में, उसने कितना केरल को बर्बाद कर दिया। तमिलनाडु की फ्लड ने कितना बर्बाद कर दिया। आप सोचो ये वेस्टर्न घाट में जो हो रहा है, अभी भी अगर हम नहीं जगे तो तबाही तो निश्चित है। ऐसे भी हम वहाँ की इकोलॉजी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। भारत में सबसे अच्छी जैव विविधता आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगी। सबसे फेमस बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट हम। बट धीरे धीरे खत्म हो रहा है लैंडस्लाइड और दूसरे क्लाइमेट चेंज के जो परिणाम है उससे। तो माधव गाडगिल एक तो आंसर है। तो इसको समझना जरूरी है पहले तो। इसमें तीन क्वेश्चन बनेंगे। पहला कि ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, यूएनईपी, जो अभी जो अगर कहा जाए अपने 50 साल पूरे कर चुका है। ये आप याद रखिएगा, 1972 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, तो 2022 में वो ऑलरेडी 50 ईयर कंप्लीट कर चुका। तो ये देता है हर साल। इस बार 6 लोगों को मिला। उन 6 लोगों में से एक जो है अगर कहा जाए भारत के माधव गाडगिल है। और माधव गाडगिल अगर कहा जाए कि रिपोर्ट अगर हम पढ़ें यहाँ पर सिंपल जो अगर कहा जाए, माधव गाडगिल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट थी कि वेस्टर्न घाट में जो चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, पश्चिमी घाट जो है वो दिख रहा होगा पारिस्थितिक विश्लेषण पैनल। इसमें से कोई भी अगर हम पुरानी से पुरानी रिपोर्ट भी पढ़े, बड़े बड़े कोचिंग होगा, देखो बाजीराव रवि, क्लियर आईएएस, उसमें ये आर्टिकल दिखे हैं सब 2013 11 के आर्टिकल्स। काश के इस रिपोर्ट को कोई मान लेता, माधव घाट की रिपोर्ट। तो इसमें एक्चुअली जो वहाँ के वेस्टर्न घाट के जो इको सेंसिटिव बेल्ट हैं उसको तीन हिस्सों में अलग अलग कैसे काम करना, उसके ऊपर ये रिपोर्ट में बात थी। बट राज्यों ने कभी इसके ऊपर काम नहीं किया। और उसके बाद फिर जो भूस्खलन और ये चीजें देख रहे हैं, राज्य को बताने की जरूरत नहीं है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये बात यहाँ पर फिट बैठ रही है। दूसरा तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। तो भारत के 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। हमारे पास सुंदरबन का डेल्टा भी है, हमारे पास हिमालयन क्षेत्र में आपने देखा होगा फ्लावर वैली वाली जो बेल्ट है वो भी है। अब इसमें एक तो ये याद रखिएगा, सुनीता नारायण ऑलरेडी एनवायरनमेंट पे बहुत काम कर चुकी हैं, प्रोजेक्ट टाइगर से भी जुड़ी हुई हैं। कोको कोला जैसे जो ड्रिंक्स थे, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी, कोको कोला कहना तो गलत होगा, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी उसमें पेस्टिसाइड का एक मुद्दा काफी साल पहले गरमाया था, उसमें भी सुनीता नारायण पैनल चर्चा में था। राजेंद्र सिंह सबको मालूम है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। राजस्थान में जैसे उन्होंने जो जोहड़ है, वहां पर जो तालाब होते हैं उनको जोहड़ कहा जाता है, उनको कैसे रीस्टोर किया। सुमेरा अब्दुल अली, अभी जितना भी भारत के अंदर नदियों में से रेत जो खनन होता है, इनलीगल रेत माइनिंग होती है, उसमें सबसे बड़ा नाम। जितना इनलीगल रेत माइन के ऊपर इन्होंने आवाज उठाई उतना किसी ने नहीं उठाई। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेके गई समस्या को। खनन जो माफिया उनके खिलाफ वो आंदोलन कर रही हैं, सुमेरा अब्दुल अली। ये चारों नाम मैंने इसीलिए ऐसे ढूंढ के आपके लिए लिखे कि पेपर सेटर भी अगर समझदार पेपर सेटर हो, एक होता है कि कुछ भी उठा के कहीं से भी कुछ भी लिंक कर देना तो बच्चा पकड़ लेता है, एक होता है जो थोड़ा सा सोचता है कि उसकी अवेयरनेस देखना चाहता है स्टूडेंट की। तो उसको आइडिया होना चाहिए कि हाँ यार,
ये कैसे जो है वो, और सुनीता नारायण CSIR से भी जुड़ी रही यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। पहला प्रश्न क्या बन गया कि गाडगिल जो अगर कहा जाए, जो पैनल था उसका संबंध था वेस्टर्न घाट से। ध्यान रखना, गाडगिल फार्मूला नहीं बोल रहा, ठीक है। एक है गाडगिल फार्मूला। गाडगिल फार्मूला एक अलग चीज थी जो अगर कहा जाए, जिसमें कहा गया था कि किसी राज्य को कैसे जो अगर कहा जाए हम विशेष राज्य का दर्जा दें। ये था गाडगिल फार्मूला। 5 ईयर प्लान, गाडगिल फार्मूला 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है, वो अलग चीज है। पहली बार ये विचार जो है वो जब थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था उस समय आया कि हम राज्यों को कैसे जो अगर कहा जाए कि विशेष जो है वो राज्य के दर्जा देंगे, क्या उनके लिए रिसोर्सेज की बात करेंगे। तब जो है वो अगर कहा जाए गाडगिल फार्मूले, तो कभी कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि नहीं तो पता चले गाडगिल फार्मूले को गाडगिल प्लान से जो है अगर कहा जाए जोड़ के आ गए, और क्या लगे यार जो सर ने तो जो अगर कहा जाए बताया था वेस्टर्न घाट वाला, और ये हमारा गलत हो गया क्वेश्चन। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है। वो जो है वो DR गाडगिल थे, ये आप याद रखिएगा। ये माधव गाडगिल है ना, उनका नाम DR गाडगिल था। बड़ी हस्ती थे DR गाडगिल, कभी आप पढ़ेंगे तो भारत में जो पहला विचार जो आया था उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत थी। तो एक तो ये है, ऑलमोस्ट आपको पूरा समझ पड़ गया कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन को 1 2 3 जोन में बांटना चाहिए, ठीक है। और पर करा नहीं ना सरकार ने। अब ये तो क्वेश्चन आपको 101% आएगा, क्योंकि जब ये जीते शतरंज का ये मैच, तो गूगल ने भी डूडल बना के सम्मानित कर दिया। यहाँ पर शतरंज का जश्न नाम से डूडल आया है। अभी आप सिंपल सर्च करो शतरंज का जश्न डूडल, तो आपको गूगल का वो डूडल मिल जाएगा। यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक डूडल से भी गूगल सम्मानित कर रहा है। अब इसमें प्रश्न क्या आ सकता है, डी गुकेश का संबंध किस क्षेत्र से, ये तो बहुत कॉमन है, कोई भी टिक मार देगा कि यार शतरंज से। अब हमारे लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, पहले तो दिख रहा है कि विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न तो यही है कि वो कहाँ हुआ था इवेंट। तो सिंगापुर में। किस देश के खिलाफ हुआ था, तो चीन के खिलाफ। तो यहाँ आपको देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके, इसीलिए मैं कुछ चीजों को बताता हूँ कि न्यूज़पेपर में जो लिखा होता है, ये दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज का आर्टिकल है। अगर हम इस फ्रंट पेज के आर्टिकल को ध्यान से देखें, तो हमें ये बात यहाँ पर, एक सेकंड में इसको ऐसे करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो लिखा हुआ है 18 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने शतरंज की दुनिया में इतिहास रच दिया। अब क्वेश्चन देखना कहां से बन रहा है। पहला क्वेश्चन, सिंगापुर में गुरुवार को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत कर, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, 1985 में गैरी कैस्पारोव, ये दूसरा हो गया कि गैरी कैस्पारोव किस देश के खिलाड़ी थे, आंसर है रूस। यहां पर तीसरा जो अगर कहा जाए कि चेस मास्टर विश्वनाथ आनंद के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा, अगर कहा जाए कि उन्होंने चीन की बादशाहत रोनते हुए डिफेंडिंग चैंपियन डिंग लिरेन को, चौथा क्वेश्चन हो गया कि किसको हराया, तो डिंग लिरेन को जो है वो हराया, और उससे जो है अगर कहा जाए ये जीते। आप सोचो, एक दैनिक भास्कर में तो कहता आप बड़े पेपर आप हिंदू अब जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि सर हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है, हम टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ सकते। अरे ये दैनिक भास्कर में इतना कुछ आर्टिकल आ जाता है, मैं तो कहता हूँ कि आप एक ही कोई पेपर अच्छे से पढ़ लो, एक एक के सादे सब सदे उसी में से आ जाते हैं। बट अब उसको लोग क्या करते हैं, शतरंज के नए आनंद, बस खत्म हो गई, आगे बढ़ गए। जो लिखा है वो आप ही के तो लिखा है ना। छापा क्यों है पेपर वाले ने, स्टूडेंटों के लिए छापा है ना, जो तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर से अपडेट होना चाहते हैं, उनके लिए छापा, बाकी के लिए थोड़ी छापा यहाँ पर। तो ये जो अगर कहा जाए कि बात ये निकल कर आती। तो टेक्निकली अगर कहा जाए ये मतलब हम तो पेपर को कितना कमजोर तरीके से पढ़ते हैं। आज आप अपने 10 दोस्त से पूछिए कि आज के दैनिक भास्कर में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट है, आज ग्रेगोरियन कैलेंडर की 16 दिसंबर डेट हुई, उसके अलावा किस कैलेंडर की डेट डली है, तो शायद 10 में से 4 बता पाए कि वो विक्रम संवत को भी फॉलो करता है। ये जो माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष लिखा ना, ये विक्रम संवत की डेट, विक्रम, आज तो पूष लग गया, आज तो पौष मास जो है वो लग गया है यहाँ पर अगर कहा जाए। बट ये मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष 13 लिखा है, ये विक्रम संवत की डेट है जो लिख रहा है। क्योंकि हिंदू पौराणिक जो अगर कहा जाए मान्यताओं के अनुसार जितने हमारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वो विक्रम संवत पर ही आधारित है ना भैया।
आपकी शादी के कार्ड में देखो, किसी हिंदू मैरिज का कोई कार्ड देखोगे, उसमें सब विक्रम संवत की डेट डली रहती है। यहाँ पर ये ग्रेगेरियन के अलावा हम तो इतना भी देख कर नहीं पढ़ते पेपर को। यानी हम रोज पेपर के फ्रंट लाइन को हमने कभी इस पे भी ध्यान नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है, मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन हम किस नजरिए से चीजों को देख रहे हैं, सब कुछ उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगला वन लाइन का है, ज्यादा कोई काम का नहीं है, केवल फिगर याद रखना है। वर्ल्ड बैंक द्वारा विश्व के सबसे गरीब देशों को जलवायु आपदा और संघर्षों के खिलाफ कितने बिलियन डॉलर की रकम उपलब्ध कराई जाएगी? ठीक है, 100 बिलियन डॉलर आर्टिकल लगा हुआ है। विश्व बैंक को सबसे गरीब देशों के लिए 100 बिलियन डॉलर की धनराशि मिली। ये बेसिक सी बात है अगर कहा जाए, बाकी जो है वो हम कुछ हमारे लिए काम का जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, अब क्या बनेगा वो देखने वाली। पहला है, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का आयोजन किस तिथि से किस तिथि को किया जा रहा है? तो आंसर देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसमें दो अलग अलग डेट है। एक तो क्लैश करेगा, इसलिए डेट याद रखना। तो नीचे आपको एक पोस्टर ही लगा दिया मैंने यहाँ पर, दो बातें उसमें। ऊपर है मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान 11 दिसंबर से 26 जनवरी, जन कल्याण अभियान नाम से आएगा तो 11 दिसंबर से 26 जनवरी। और जन कल्याण पर्व आएगा तो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर। दोनों में क्लैश मत करना एग्जाम में। एक में वो अभियान पूछ रहा है, एक में वो पर्व पूछ रहा है, दोनों बातें अलग अलग है। वन लाइन का है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जनरल अशोक राज सिंगडेल को जो है भारतीय सेना में जनरल की मानद रैंक प्रदान की। जनरल अशोक राज का संबंध किस देश? देखिए, एक तो हमारी सबसे ऊपर की रैंकों में से एक है जनरल की रैंक। वो अगर हम किसी को दे रहे हैं मानद रूप से, तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस देश से है। तो आंसर है इसका नेपाल। अब प्रश्न क्यों आ सकता है उसको समझने के लिए सिंपल है, नीचे यहाँ पीआईबी का प्रेस रिलीज लगा है कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष अलंकरण समारोह में नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष सुप्रबल जन सेवा श्री जनरल अशोक राज सिंहडेल को उनके सराहनीय सैन्य कौशल एवं भारत के साथ नेपाल के दीर्घकालीन डैश 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 के लिए मानद रैंक से सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखिएगा, इसको भी आप आईएमपी की डेफिनेशन में रखें। मुझे लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट से मोस्ट आईएमपी वाला है। अब ये क्यों? अब ये मिसलिनियस क्वेश्चन में है, पहले तो समझ लीजिए। कई बार होता है ना कि जो अगर कहा जाए, एक प्रश्न पूछ लिया आपसे कि जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलकाटा की स्थापना किस वर्ष हुई? हमने कहा यार कैसे, कितने याद करेंगे ऐसे। अब वहां कंफ्यूजन क्या होगा, 2022, 23, 24, 25। अगर हम करंट से जुड़े तो कंफ्यूज है कि 24 का होगा कि 25 का होगा, इसमें भी कंफ्यूज 50-50 पे। तो इनको पढ़ना पड़ता है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 1924 में अपना काम जो है वो अगर कहा जाए शुरू कर चुका था, मतलब ऑपरेशंस जो है वो अगर कहा जाए उसके स्टार्ट हो चुके थे। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पर लिया। तो एक तो ये क्वेश्चन दो तरह से है, ये देखा है यहाँ पर। तो एआई यानी जो है अगर कहा जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एआई का फुल फॉर्म होता है, कलकत्ता हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएगा। तो दिख रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार समारोह दिसंबर के तीसरे सप्ताह से शुरू होगा और अगले साल मार्च तक जारी रहेगा। तो इम्पोर्टेंट हो गया क्वेश्चन, हमारे लिए तीन क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, पहला। दूसरा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस वर्ष स्थापित हुआ। और तीसरा कि हाल ही में किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को या एयरपोर्ट को जो है अगर कहा जाए का शताब्दी जो अगर कहा जाए समारोह मनाया जा रहा है, या 100 ईयर जो है वो उसके जो है वो हो चुके हैं। फिर 2024 में किस भारतीय अभिनेता का जन्म शताब्दी वर्ष था? दिलीप कुमार, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और केएल सिंह। अब ये प्रश्न क्यों लिया? ये प्रश्न इसलिए लिया हमने कि अभी आपको मालूम होगा कि राज कपूर फैमिली प्रधानमंत्री जी से मिलने गई, और इसका एक वीडियो इंटरनेट के ऊपर जबरदस्त जो है वो वायरल है इस समय। और राज कपूर जिनको हम शोमैन कहते हैं, उनकी फिल्मों ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। ग्लोबल सिनेरियो में भारत को पहचान उनके गानों से काफी मिली। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, है ना, ऐसे गाने रूस में, सोवियत यूनियन में काफी जो है वो गाए जाते थे। उनकी फिल्में सोवियत यूनियन में तो बहुत देखी जाती थी,
आज रूस है और छोटे छोटे देश टूट के अलग हो गए। यूक्रेन, बेलारूस, ये सब सोवियत यूनियन का हिस्सा थे पहले। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि 1924 से 2024। दूसरा, एक आश्चर्य की बात है कि जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था तो मेरे ही क्लास के किसी बच्चे ने कहा कि सर उनका संबंध मध्य प्रदेश के रीवा से। मुझे भी आइडिया नहीं था। मुझे भी आइडिया नहीं था कि उनका। फिर उसी बच्चे ने बताया कि सर उनका, उनकी जो मैरिज हुई है, उनकी वाइफ रीवा की थी। तो सर ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कई बार क्या होता है ना कि टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है, कि हर चीज सामने वाले को याद हो, जरूरी नहीं कि मेरे को 100% ज्ञान हो कि भैया मैं सब कुछ लेके बैठा हुआ हूँ सब तैयार करके, नहीं। तो जब मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज बताई, तो अब हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि भाई राज जो कपूर है उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से था। तो आप फिर मैंने जो अगर कहा जाए उसको सर्च किया यहाँ पर, तो राज कपूर और मध्य प्रदेश का रीवा। रीवा, एक सेकंड, मुझे रीवा लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखना पड़ेगा तब जो है वो रीवा आएगा। तो मैंने जब सर्च किया तो मुझे पता चला कि हाँ उनका विवाह यहाँ हुआ। यहाँ पर रीवा में हुई थी राज कपूर की शादी, शाही तरीके से। मुंबई से आई थी बारात। पढ़िए पूरी कहानी 2 दिन पहले। मशहूर अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती पर आज रीवा में कृष्णा मल्होत्रा से रचाई थी शादी। सरकारी बंगले में आई थी बारात, पढ़िए 1 दिन पहले। अब ये क्वेश्चन तो मुझे ही याद नहीं थे, मुझे भी आइडिया नहीं था। हाँ, न्यूज में फिर हो सकता है कि जब ये मैंने पढ़ा दिया था, ये क्योंकि सैटरडे को मैंने बच्चों को पढ़ाया, तो उसके बाद करंट अफेयर्स में मैं कहीं इसको पढ़ता तो मैं अगले करंट अफेयर्स में अपडेट करता। बट हमारे आसपास भी जो चल रहा है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश से जुड़ी हस्तियों में अब हमको राज कपूर को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी वाइफ जो अगर कहा जाए का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो ये है जैसे अपन बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन का सीधा सरोकार मध्य प्रदेश से नहीं, लेकिन जया भादुड़ी हमारे यहाँ से। पहले वो जबलपुर में रहती थी, फिर उनके फादर भोपाल आ गए, तो फिर वो भोपाल से पहचानी जाने लगी, तो हमको आइडिया रहता है। ऐसे क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए एग्जाम में आते हैं। अब आप देखिए कितने सारे जो अगर कहा जाए, कैसे आईजी की बेटी को दिल दे बैठे राज कपूर, ट्रेन से आई थी बारात। ये पूरी कितनी सारी जो अगर कहा जाए स्टोरीज आपको मिल रही है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो अब आपके लिए जो इसमें जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि भाई जो राज कपूर है उनको किस साल जो अगर कहा जाए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्या उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई बड़ा सिविल अवार्ड दिया, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण। ऐसे क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि राज कपूर को जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, हालांकि उनको पद्म विभूषण नहीं मिला। और उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर टू, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर, जो कि एक बहुत ही महान जो है वो अभिनेता थे। आपने मुगले आजम में जो अकबर को देखा होगा, पृथ्वीराज कपूर थे। उनको भी पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान से रहिए, बेटे को भी पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के मिला, और पिता को भी पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। ये बड़ी जो अगर कहा जाए कि इंपॉर्टेंट बात है। मतलब राज कपूर की फैमिली, या वो फैमिली ट्री एक ऐसी फैमिली ट्री है जिनमें से कई को जो अगर कहा जाए बड़े प्रेस्टिजियस जो है वो अगर कहा जाए अवार्डों से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है। और ये वो आप चाहे तो यूट्यूब पे जाएंगे तो वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का काफ़ी अच्छा उनके साथ कम्युनिकेट है, पूरी फैमिली के साथ। ये पूरा फोटो भी है। और चूंकि ये वायरल है, इस समय इंटरनेट पर चर्चा में है, तो मुझे लगता है कि शायद कोई क्वेश्चन इससे बन जाए। अगला है, हाल ही में भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया गया। अब हॉर्नबिल तो जो अगर कहा जाए हर साल ही हो रहा है नागालैंड में, लेकिन चूंकि हॉर्नबिल को क्या हो गया, दिख रहा होगा आपको कि 25 साल हो गए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, अब चूंकि हॉर्नबिल है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हॉर्नबिल पक्षी है, देखा होगा लंबी ऐसी चोंच होती है उसकी। मैं दिखा देता हूँ आपको। वो पक्षी नॉर्थ ईस्ट में तो सभी जगह मिलेगा आपको, बहुत सारे स्टेट्स में मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ ईस्ट में किस राज्य की पहचान। तो अभी हमको दिख रहा है कि यार नागालैंड अगर उसको सेलिब्रेट कर रहा है, तो नागालैंड की जो अगर कहा जाए पहचान, इसको हिंदी में धनेश बोलते हैं, इंग्लिश में हॉर्नबिल बोलते हैं। ये हॉर्नबिल जो है अगर कहा जाए पक्षी है। तो हॉर्नबिल एक जो है वो, हॉर्नबिल क्या है, तो एक जो अगर कहा जाए बर्ड है। नंबर वन, भारत में हॉर्नबिल ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पाया जाता है। उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें जो अगर कहा जाए हॉर्नबिल ज्यादा पाया जाता है। ये जो अगर कहा, मतलब आप सोचो ना, मैं जो हमेशा बोलता रहता हूँ कि भाई आपको क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाएगा कैसे। अभी जैसे आप सोचते हैं ना कि यार ये हॉर्न क्यों पूछ लिया, कि हॉर्नबिल पक्षी जो हॉर्नबिल क्या है, पक्षी है, एनिमल है, ऐसा कुछ पूछ लिया।
उनको लगा कि यार नहीं यार, पूछा है तो कुछ कारण से। तो करंट, मैं बार बार जो एक वर्ड बोलता हूँ सबसे, करंट अफेयर्स कम से कम 50 से 60%, कम से कम बोल रहा हूँ, ऊपर तो मैं 100% भी बोल सकता हूँ, कम से कम 50 से 60% आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा प्रिपेयर कराता है, बहुत अच्छा। और क्वेश्चन सब इसी से जो अगर कहा जाए, मतलब लिंक होकर आते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर पंच होगा तो इसी से होगा। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ दो तीन जो है वो क्वेश्चंस बता दिए। यहाँ जो है वो अगर कहा जाए कि भाई नागालैंड के अंदर क्यों फेमस है, कहाँ है, कभी नागालैंड का कोई नेशनल पार्क या ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें भी हमको समझ पड़ा कि यार हॉर्नबिल का संबंध वहां से है। ये भी क्वेश्चन जो है वो पंच किया जा सकता है, बाकी तो अपनी जगह है जो है। तो याद रखना कि ग्रेट हॉर्नबिल का संबंध जो है वो नागालैंड से है, बाकी और भी स्टेट से जो मतलब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसमें से किसी और स्टेट से भी इसको जोड़ सकते हैं। फिर अगले पर आते हैं, वन लाइन का है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है, केवल फिगर याद रखना है। कुआलालंपुरम में आयोजित 10वें एशियाई प्रसाद जो अगर कहा जाए, बधिर जो अगर कहा जाए, खेलों में भारत ने कितने पदक लिए? तो हिस्टोरिकल है, पहली बार 55 अवार्ड लिए यहाँ पर अगर कहा जाए। ये आर्टिकल लगा है प्रधानमंत्री जी का। तो आपको दो क्वेश्चन हो गए कि 10वें एशियाई पैसिफिक पैसिफिक जो है वो डेफ जो है वो गेमों का आयोजन कहाँ हुआ? आंसर ये हो गया, कुआलालंपुर। दूसरा कि भारत ने कितने मेडल लिए? तो ये 55 मेडल लिए। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पंच हो सकता है, यानी वो जिस रूप में हो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किस रूप में क्वेश्चन पंच होगा, पर ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है यहाँ पर। फिर अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये बेसिक है, मुझे लगता है कि सभी को याद होगा, किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा, एलआईसी द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना किस आयु वर्ग की महिलाओं के लिए? बीमा सखी का मतलब है एलआईसी एजेंट, ऐसा नहीं कि महिलाएं पहले एलआईसी एजेंट नहीं बनती। अभी भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एलआईसी एजेंट का काम करती हैं, पॉलिसी करती हैं, और उससे अच्छा खासा जो अगर कहा जाए बेहतर जीवन और संसाधनों को उन्होंने अपने लिए अरेंज कर रखा। बट स्पेसिफिक अगर कहा जाए कि स्वरोजगार की दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि भाई आपको जो है वो अगर कहा जाए हम सिस्टम से जोड़ रहे हैं। तो ये एलआईसी का एक इनिशिएटिव है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना 18 से 70 वर्ष जो है वो आयु की महिलाओं को सशक्त बनाएगी, ये पहला फिगर हो गया। दूसरा है कि बीमा सखी योजना किसने जो है वो शुरू करी? ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो ये हमको समझ पड़ गया कि एलआईसी ने जो है अगर कहा जाए इसको जो है वो शुरू किया। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो एज वाला आ सकता है, और बाकी तो आपको याद ही रहेगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इसमें से कोई और क्वेश्चन जो है वो पंच हो। पर ये अच्छा, मतलब हेल्दी क्वेश्चन जो है वो इसमें से है यहाँ पर, ठीक। अगले के आते हैं, हाल ही में फ्रांसवा बायरू किस देश के प्रधानमंत्री बन गए? फ्रांस में बड़ा उठापटक है ना, भारत जैसी स्थिति आजकल तो। जो हंग पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिशंकु विधायिका, वो दुनिया भर में है। लंगड़ी विधायिका जिसमें तीन जो अगर कहा जाए चेयर के ऊपर कोई चीज बैठी हुई है, ठीक है, उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। किसी एक को एब्सोलूट मेजोरिटी ना मिले, सब मिलकर जो है अगर कहा जाए, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अभी भारत में भी ऐसी सरकार है। कहीं ना कहीं उसमें एक डर बना ही रहता है, जैसे अभी हमारे देश में एब्सोलूट मेजोरिटी किसी को नहीं है। ठीक है, 2 टर्म प्रधानमंत्री जी की जो सरकार थी एनडीए वाली, उसमें बीजेपी को एब्सोलूट मेजोरिटी थी, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस अपने हिसाब से लिए। अभी उनको सोच सोच के डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ पर। तो फ्रांस में भी ये स्थिति है, हमको दिख रही है कि यहाँ अगर देखा जाए तो नाम तो एक तो याद रखना है, दूसरा आर्टिकल है कौन है फ्रांसवा बायरू जिन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने नया पीएम नियुक्त किया। दिख रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने शुक्रवार को फ्रांसवा बारुआ को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फ्रांस में 3 माह में गिरी माइकल बर्नियर की सरकार के बाद राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया है, यानी 3 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री बदला गया। नीचे और आर्टिकल आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे इंटरनेट पर। तो चूंकि ये क्वेश्चन जो है वो चर्चा में है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें जो है वो बन सकता है। अब क्या बनेगा वो देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब हम ये मान सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये रोल प्ले करता है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के संबंध में, पहला ये चैंपियनशिप 3 से 10 दिसंबर 2024 तक भारत में नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत में हुई, दिल्ली के अंदर हुई। इस चैंपियनशिप की जो विजेता टीम है जापान है, ये भी बिल्कुल सही है। इस चैंपियनशिप की उप विजेता टीम है भारत, ये गलत है।
भारत इसमें 6th पोजीशन पे था, 6वें नंबर पे भारत आया। और मैं आपको बता दूं कि इस ये जो चैंपियनशिप थी, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड की चैंपियनशिप थी। अगर हम इसमें टॉप 4 में अपनी जगह बना लेते तो हम उसके लिए यहीं से क्वालिफाई कर जाते, बट हम टॉप 4 में जगह नहीं बना पाए, हम टॉप 6 के अंदर आए, 6वें नंबर पे। और ये चैंपियनशिप पहली बार भारत में आयोजित हुई, ये भी सही है ना। तो अब ये क्वेश्चन क्या आएगा, नंबर 1 तो यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है एशियन वुमेन्स जो अगर कहा जाए चैंपियनशिप जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी, ये यहाँ पर। तो ये पहला हो गया कि भाई 3 से 10 न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी, अच्छा क्वेश्चन। दूसरा, ओवरऑल रैंक में आपको स्कोर पे दिख रहा होगा कि जापान तो विनर है, तो नंबर 1 पे ही है, उसके नीचे की रैंक में हमारी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, हम 6th पोजिशन पे इसमें। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है। अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है कि किस तरह से। अगला क्वेश्चन है, अधिराज ठाकुर का संबंध किस खेल से, 1 लाइन फैक्ट में। टेनिस, हॉकी। क्यों लिया है ये मैं बता देता हूँ, मतलब टेनिस क्यों है। तो देखिए, ग्वालियर के अधिराज ने पोखरा में फिर रचा दिया, जीता चौथा इंटरनेशनल टाइटल। अब यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन मिल गए। पहला, कि अधिराज ठाकुर का संबंध किस शहर से है, तो ग्वालियर। टेनिस स्टार है, नेपाल के पोखरा में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर जूनियर 30 पोखरा में लगातार दूसरे सप्ताह इतिहास रच दिया। 10 साल के टेनिस करियर में चौथा इंटरनेशनल है। 16 वर्षीय इस खिलाड़ी की जोड़ी ने डेस डेस डेस, वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। तो अधिराज ठाकुर का संबंध किस खेल से है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आज आप सोचें, आपको कितने सारे जो है अगर कहा जाए क्वेश्चन तैयार है, अपना खुद खुद से जो है वो आंसर कर लो। आपको आज समझ पड़ा है कि आर्टिकल जो है अगर कहा जाए 92 में क्या लिखा, 124 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा, 217 नंबर के आर्टिकल में क्या लिखा। आप सोचिए, इंडियन पॉलिटी के इतने सारे जो अगर कहा जाए आर्टिकल्स आपके जो है वो तैयार हो, इतने सारे आर्टिकल। नॉर्मली जो है अगर कहा जाए हम बाकी जगह तो उम्मीद ही नहीं कर। आपको ज्योग्राफी में चले गए, जो अगर कहा जाए कि आपसे पूछ लिया कि भाई हॉर्नबिल जो है वो भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं, ये हो गया। या आपको ये नैनटंकी नेशनल पार्क पूछ लिया है कि कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता होना नैनटंकी नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। जिनको ना मालूम होगा, नैनटंगी सुना है कि नहीं, नैनटंगी का नाम दिखा देता हूँ, कई लोगों को यही मालूम है। ऐसे क्वेश्चन जो है, क्योंकि यहाँ पर ये हॉर्नबिल जो है अगर कहा जाए ज्यादा मिलता है ना, इसको नैनटंगी, ये कहीं आप पढ़ोगे, ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर नागालैंड। और ये जो है अगर कहा जाए कि इसमें हॉर्नबिल बहुत है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया कि हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है भारत के। जो अगर कहा जाए किस राज्य में फलाना नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया आपसे, ये भी क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ऐसे आप सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप का स्टैटिक क्वेश्चन आ गया, 1930 में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। तो करंट अफेयर्स का ये मतलब नहीं होता कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स का मतलब है सब्जेक्ट। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आंसर्स भी देने की आदत डालिए। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन बैच हमारा इतना यूनिक है कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, PSC की प्री की भी हो जाएगी, ऑलमोस्ट मेंस की भी 60% तो उसी में हो जाएगी। दूसरा, कि मैं आपको एक चीज़ अपने अनुभव की बता रहा हूँ कि खाली पढ़ाई से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते, वर्तमान परिदृश्य में क्या चीज़ें पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसके बीच का आकलन करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक मान के चलिए किसी व्यक्ति को पता चले कि भाई मुझे शुगर हो गई, तो उसको इस बात का ज्ञान बहुत होना चाहिए कि कौन से फूड या कौन सी चीजें खाना है कौन सी नहीं खाना, जिससे कि वो शुगर की बीमारी की गंभीरता तक न जाए। सेम कहानी है कि पढ़ाई करते समय क्या चीजें छोड़ना है क्या पढ़ना है, इसका ज्ञान होना चाहिए, नंबर 1। वर्तमान के करंट से लिंक करके सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, ये सब अगर आपको करना है तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4999 उसका प्राइस है, बहुत यूनिक बैच है, विथ टेस्ट सीरीज इंक्लूडिंग, उसके साथ फ्री है टेस्ट सीरीज यहाँ पर। और बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे की डिस्क्रिप्टिव क्लास चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे की अगर पैटर्न वाइज क्लास चाहिए, तो हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो आप। उसके अंदर सब उसके वीडियो डाल रखे हैं हमने पूरे, तो वहां से कर सकते हो, वो भी 799 का है यहाँ पर। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबको। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कल आपको एक यूनिक, जो अगर कहा जाए, पेपर मिलने वाला है यूनिक। वो यूनिक ये मिलेगा कि कल हम डिस्कशन करेंगे कि जो यूनिट 3 के अंदर फूड प्रोसेसिंग है और फसलों का चक्र है, ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसका वीडियो कल आएगा।
यूनिक वीडियो है, मतलब आपको मजा आ जाएगा उसको देखकर। और दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में इतने अच्छे क्वेश्चंस बनाएंगे हम आपके कि आपको उससे बाहर उन उन टॉपिक के क्वेश्चन जाएंगे ना यहाँ पर। चलिए, तो धन्यवाद आप सबको। अगले वीडियो में जो है वो सबसे जो है वो मुलाकात होगी।